नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं का बीज उत्पादन करके कमाए अच्छी आय। प्याज की फसल में रोगों का नियंत्रण है जरूरी। खाद्यान्न वर्गीय फसलों में गेहूं का मुख्य स्थान है। किसान भाई गेहूं का गुणवत्ता युक्त बीज उगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो गुणवत्ता बीज का उत्पादन और उपलब्धता किसी भी फसल की उपज क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसान भाइयों आप भी गेहूं का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर SB अग्रवाल से। रबी यानी सर्दी के मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल है गेहूं, जिसको बहुतायत में हमारे किसान भाई लगाते हैं, जिसकी कई प्रजातियां हैं, कई उद्देश्य हैं, कई बोनी के समय हैं। अब ऐसे समय जहां या तो मटर के बाद या देरी हो जाने के पश्चात हमें गेहूं की बोनी करना होती है। मटर की जो पहली तुड़ाई लेने के बाद दिसंबर के माह में अंत में या जनवरी के कुछ जगह पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी हम बोनी कर सकते हैं। पानी बाकी के दिनों में हमें 20 से 25 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई कर देना आवश्यक होती है, जिससे प्रत्येक अवस्था में यानी कल से निकलते समय, गठाने बनते समय, यानी आखिरी में बाली निकलने की अवस्था में, बाली में दाना भरने की अवस्था में, दूध बनने की अवस्था में पानी लगा सकें। इसलिए इसका अंतराल 20 से 25 दिन का रखें। जिन किसान भाइयों को अपने खेत में जो प्रजाति लगाई है उसका बीज बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। कि वो विजाती पौधों को जहाँ ऊंचाई में, फूल में, आकार में, पत्तियों के आकार में और बालियों के आकार में जहाँ भिन्नता है, उनको पौधों को निकाल कर अलग कर दें। वहाँ हमें किसी भी प्रकार के लालच की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शुद्धता बीज की बनाए रखने के लिए इन्हें अलग करना आवश्यक। ये सरल से सरल उपाय है। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। खेत में देखने को आया है, जब फूल बनने के यानी बाली बनने के बाद दाने काले होने लगते हैं और ऐसे कंडवा रोग के कारण हम देखते हैं कि एक जगह पर लगता है तो दूसरी जगह पर भी फैलने लगता है। तो इसका पहले से ही हमें बीज उपचार करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में टेबुकोनाजोल यानी रैक्सिल के नाम से एक दवा मिलती है, जो कि 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करे तो ये रोग बाद में हमें देखने को नहीं मिलता है। परंतु फिर भी
अगर ऐसा प्रकोप है तो उस समय टेबुकोनाजोल का खड़ी फसल में प्रयोग करने से पहले जहाँ कहीं वो बालियों यानी जो बालियाँ बनी है उसमें कंडवा दिख रहा है तो उनको काट कर अलग कर देना चाहिए। किसी भी पॉलीथीन या बोरी से ढककर निकालना आवश्यक होता है। बोरी से या पॉलीथीन से ढककर इनको अलग करने से इनके जो सब काले रंग का पाउडर है वो उड़ता नहीं है और दूसरी जगह गढ़ा देने से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस समय टेबुकोनाजोल का स्प्रे उसके बाद करना अच्छा महसूस किया गया है और इसके साथ में टेबुकोनाजोल और सल्फर का मिश्रण है, दोनों ही तरीके से फायदेमंद होता है। जहां हम फसल की परिपक्वता अवस्था में जब कटाई करते हैं तो बीज वाली फसलों में हमें हार्वेस्टर से भी कटाई कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि हार्वेस्टर हमें किसी खेत में दूसरी प्रजाति में न चला हो, उसको पूर्ण रूपेण साफ करने के बाद ही हमें बीज की हार्वेस्टिंग करना चाहिए। फिर भी अगर हमें और विशेष सजग रहना है तो इसमें जब हार्वेस्टर चलाया जाता है तो पहली कटाई जहाँ होती है उसको अलग रखें, वो बीज के रूप में उपयोग न करते हुए अनाज के रूप में उपयोग करें जिनको मंडी में बेचने के काम आ सकता है। इसकी दूसरी बार में चलाया गया हार्वेस्टर उसको एकत्रित करके बीज के रूप में उपयोग करें। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पावर लिफ्टर सरस्वती आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हासिल की बड़ी उपलब्धि। इजिप्ट में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 42 साल की उम्र में 100 किलोग्राम का उठाया वजन। मध्य प्रदेश में सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी बढ़े दाम। मीठी दही की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। पनीर और पेड़े के दाम भी बढ़े। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मसाला वर्गीय फसलों में प्याज का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान भाई अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन प्याज में रोगों के प्रकोप से फसल खराब होने लगती है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप प्याज के रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। जो बात करेंगे प्याज में लगने वाले प्रमुख रोग और उसका हम लोग कैसे प्रबंधन कर सकते हैं अपने खेतों में, अपने फील्ड में। तो सभी अन्य फसलों की तरह प्याज में भी बहुत सारे रोग लगते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ दी जो रोग लगते हैं वो फफूंद के कारण लगते हैं। इसमें पहला आता है आर्त गलन रोग, जिसको हम लोग डैम्पिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं। तो पहले डैम्पिंग ऑफ के बारे में डिटेल से बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बीमारी जो है नर्सरी से ही आती है। तो प्रायः किसान देखते हैं कि जब नर्सरी लगाते हैं उस समय से ही अगर इसका प्रबंधन करें तो भी हम इसको 100% निजात पा सकते हैं।
तो करना ये है, पहले बीज जब हम लगाने शुरू करें अपना नर्सरी, तो उस समय हमको थोड़ी उचली ज़मीन जहाँ ऊंची ज़मीन हो, पानी जमा ना होता हो, वैसे फील्ड का हम लोग चयन करें। और उसमें शुरुआती में क्या करना है कि थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर के साथ ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति केजी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर के हिसाब से हम अपने नर्सरी बेड पे पहले लगा दें, एक आवरण दे दें, जिससे ये डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग का प्रकोप बहुत ही हद तक कम हो जाता है। उसके बाद भी अगर इस बीमारी का प्रकोप होता है, तब ये स्पेशली पिथियम और फाइटोप्थोरा नामक फफूंद के कारण होता है, जो अगर मॉइस्चर आपके नर्सरी फील्ड में अगर रह जाता है ज़्यादा, तो ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो इसमें कुछ नहीं, बैवेस्टिन कार्बेंडाजिम के नाम से फफूंदीसाइड आपके मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। उसका क्या करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए और मिट्टी में ऊपरी सतह पर ड्रेंचिंग कर देना है, मीन्स मिट्टी को भिगो करके उपचार कर देना है। तो देखा जाता है कि आर्द्र गलन रोग का प्रकोप बहुत ही हद तक कम हो जाता है। ऑर्गेनिक प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसमें केमिकल के जगह पे हम लोग ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास 5 ग्राम प्रति केजी कंपोस्ट के हिसाब से हम लोग उसमें मिला करके कर सकते हैं। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं, इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें, साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरी बीमारी आती है स्टेमफिलियम ब्लाइट। स्टेमफिलियम ब्लाइट को हम लोग पत्ती धब्बा भी रोग भी कह सकते हैं, जिसमें पत्तियां पूरी जल जाती हैं। तो सर्वप्रथम यह भी एक फफूंद जनित रोग है। इसमें देखते हैं कि पत्तियां जो होती हैं शीर्ष की ओर से सूख करके वो इसका बढ़वार होता है। धीरे धीरे शुरुआत में क्या होता है, 2-4 धब्बे आपको प्रतीत होंगे, और बाद में जैसे जैसे ये बीमारी उग्र होती है, ये धब्बे आपस में मिल करके एक पत्र लांछन का रूप ले लेते हैं। मतलब दूर से ऐसा लगेगा कि पत्ती पूरा जला हुआ है। तो इस ऐसे रोग में हम लोग नियंत्रण हेतु क्या करें कि अपने खेतों में ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा नमी ना उत्पन्न होने दे, पहली बात। और इसको 100% निदान करने के लिए हम लोग को बार बार फसल चक्र अपनाना चाहिए, मतलब बार बार एक ही खेत में प्याज को नहीं उगाना है। तीसरी हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें मैनकोजेब, आप लोग जानते हैं, मैनकोजेब या एंडोफिल M45 के नाम से बाज़ार में रसायन उपलब्ध है। इसका हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो स्टेमफिलियम ब्लाइट से हम लोग निजात पा सकते हैं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है, इसमें कुछ वायरस का भी देखा जाता है कि प्रकोप होता है। उसमें कुछ थ्रिप्स होते हैं, उसका भी अटैक होता है। तो सर्वप्रथम हमें पौधों को देखना है विशेष रूप से कि अगर पत्तियां घूम रही हैं, कर्लिंग हो रही है, या पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर मुड़ रही हैं, या ऊपर से नीचे की ओर ट्विस्ट हो रही हैं, तो हम जानते हैं कि समझ लेना चाहिए कि इसमें वायरस का, विषाणु का प्रकोप हो चुका है। थ्रिप्स कीट, यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों पर सफेद धब्बे बनते हैं जो बाद की अवस्था में पीले सफेद हो जाते हैं। यह कीट शुरू की अवस्था में पीले रंग का होता है जो आगे चलकर काले भूरे रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य खेत में पीले और नीले रंग का चिपचिपे प्रपंच या ट्रैप लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। एक अन्य बीमारी आती है प्याज में पर्पल ब्लॉच के नाम से, जिसको बैगनी धब्बा रोग भी कहते हैं। ये पत्तियों पर देखेंगे आपकी नाव के आकार का या आँख के आकार का धब्बा उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे पत्तियां जलने जैसी लगनी शुरू हो जाती है। और अति उग्र होने पर यह बीमारी के कारण कंद हमारा बड़ा नहीं हो पाता है, पौधे बौने रह जाते हैं। ये हो गई तीसरी बीमारी। चौथी बीमारी आती है इसमें जड़ गलन रोग, या हम लोग कॉलर रॉट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब हम लोग प्याज को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, उस समय अगर हम लोग ट्रीटमेंट करके नहीं लगाते हैं, मतलब कंद को अगर उपचार कर ले, बिछड़े को उपचार कर लेते हैं, तो ये बीमारी बहुत हद तक हम लोग कम कर लेते हैं। फिर भी अगर इस तरह का बीमारी आता है तो एक साफ नाम का दवाई आता है जिसमें कार्बेंडाजिम और
आपका मैनकोजेब मिश्रित रूप से इसमें रहता है। इसका हम लोग ड्रेंचिंग सॉइल में कर सकते हैं, तो जड़ गलन और जो आपका कॉलर और जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। और सब प्याज में खास करके कोई भी रसायन आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि कोई स्टिकर, अगर स्टिकर उपलब्ध ना हो तो एक शैम्पू का पाउच साथ में रसायन में घोल देना है और उसके बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो दवा अधिक प्रभावकारी हो जाता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पावर लिफ्टर सरस्वती आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हासिल की बड़ी उपलब्धि। इजिप्ट में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 42 साल की उम्र में 100 किलोग्राम का उठाया वजन। मध्य प्रदेश में सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी बढ़े दाम। मीठी दही की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। पनीर और पेड़े के दाम भी बढ़े। सांची प्रोडक्ट के दामों में इजाफा होने से कांग्रेस नाराज। कहा पहले दूध के दाम बढ़ाए फिर दूध से बने उत्पादों के, अब गरीब आदमी क्या खाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के मौसम पूर्वानुमान के आधार पर ग्वालियर और इसके आसपास लगे जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आगामी दिनों में साफ से छुटपुट बादल रहने और वर्षा नहीं होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पश्चिम उत्तर और दक्षिण पूर्व दिशा से बहने का अनुमान है। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय गेहूं और सब्जी वाली फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमिथाक्जाम 25 DG 100 ग्राम दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में मौसम साफ रहने के अनुमान को देखते हुए समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। चने की फसल की सतत निगरानी रखें। इस समय चने की फसल में इल्लियों की संभावना हो सकती है। 1 वर्ग मीटर में 2 से 3 इल्लियां दिखाई देने पर खेत में टी आकार की 50 कूटियां प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना चाहिए। इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और उड़द की उन्नत किस्मों के बीज प्रमाणित विक्रेता से खरीदें। मूंग की उन्नतशील किस्में जैसे पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32 और उड़द की उन्नतशील किस्में जैसे पंत उड़द 30
पंत उड़द 35, PDU1 आदि किस्मों का चयन करें। मूंग और उड़द के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद सावधानी पूर्वक बुवाई करें। भिंडी की फसल बोने हेतु खेत की तैयारी करें। खाद और बीज की व्यवस्था कर बीज को कार्बन डाइजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें। इस समय आम के बाग में बौर आ चुका है, तो पौधों में इस समय सिंचाई न करें। जब आम के फल मटर के दाने के आकार के हो जाएं, तब सिंचाई करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव हेतु क्लीनर या ब्रूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 लीटर दवा के अनुपात में मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगावें। दवा लगाने के 1 घंटा उपरांत पशुओं को नहलाकर छायादार स्थान में बांधें। दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु संतुलित आहार दें। संतुलित आहार बनाने के लिए बाजरा 18%, गेहूं 20%, सरसों की खली 32%, चना चुनी 14%, अरहर चुनी 12%, नमक 2%, विटामिन और खनिज लवण 1%, चूना पाउडर 1% का उपयोग कर किसान स्वयं पशु आहार तैयार कर अपने दुधारू पशुओं को खिलावें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुंगेर, जिला शिवपुरी के कृषक लोकेंद्र जादव ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लोकेंद्र जादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए।
मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंह पका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा